थाउजेंड ईयर्स इन फ्यूचर एक ग्रुप ने अर्थ छोड़ी और लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड्स को ऑर्गेनाइज किया। उन प्लैनेट्स में से एक जिसे ह्यूमंस ने टेक ओवर किया XT-59 था। ये प्लैनेट इम्पेनेट्रेबल स्वॉर्म्स से कवर्ड था, लेकिन ये ह्यूमंस को नहीं रोक पाया। उन्होंने वहां एक सिटी बनाई जहां एक टोटल कंट्रोल सिस्टम पॉपुलेशन को दुनिया से आइसोलेट करता है, कॉन्टैक्ट सर्वेलेंस एनफोर्स करता है और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाता है। ये सिस्टम लोगों के स्पाउस और जॉब तक चूज करता है। क्रिस्टी को उसकी दी गई जॉब और असाइंड हस्बैंड से नफरत थी। उसने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन तुरंत अरेस्ट कर ली गई। क्रिस्टी और 8 दूसरे प्रिजनर्स को एक स्पेशल प्रिजन फैसिलिटी में ले जाया गया, जहां उन्हें कुछ मिनट्स तक वॉल के अगेंस्ट खड़े रहकर स्कैन करवाना पड़ा। सिस्टम सभी पर्सनल डेटा कलेक्ट करके सेंट्रल कंप्यूटर्स को भेजता है, जिसे प्रेसिडेंट रिव्यू करता है। फिर प्रेसिडेंट अपने एडवाइजर्स को डिसाइड करने के लिए कहता है कि किसे अरेस्ट करना है और क्यों। स्कैनिंग खत्म होने तक गार्ड्स एक 10वें प्रिजनर को लाते हैं, जिसके सिर पर बैग होता है। कैप्टन एक्सप्लेन करता है कि वो सभी को शूट करना चाहता है, लेकिन लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए प्रिजनर्स को स्वॉम्प लैंड्स में छोड़ दिया जाएगा। अगर वे ईस्ट की तरफ 300 किलोमीटर क्रॉस करके सर्वाइव कर पाए तो वे आइलैंड्स ऑफ हैप्पीनेस तक पहुंच सकते हैं, जो रिडेम्पशन देता है। लेकिन क्रिस्टी ने कभी नहीं सुना कि कोई इन आइलैंड्स तक पहुंचा हो, क्योंकि स्वॉम्प लैंड्स बहुत डेंजरस हैं। प्रिजनर्स को बाहर ले जाया जाता है और बैग वाले आदमी को कहा जाता है कि वो आगे बढ़े, लेकिन वो सस्पिशियस हो जाता है और एक रॉक को किक करता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिफाइड फेंस अभी भी एक्टिव है। उस आदमी को लगता है कि वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे और इसे एक्सीडेंट दिखाना चाहते थे। फिर कैप्टन एक्साइल की सेंटेंस अनाउंस करता है और बैग हटा देता है, जिससे अर्वन फिर से देख सके। जाने से पहले गार्ड्स एक बॉक्स छोड़ते हैं जिसमें सप्लाईज होती हैं, और कैप्टन कहता है कि 1 घंटे में यहाँ से चले जाओ। अगर कोई फैसिलिटी के पास रहता है तो उसे शूट कर दिया जाएगा। कैप्टन फेंस को रिएक्टिवेट करता है और गार्ड्स के साथ चला जाता है। मारिया तुरंत फ्रीक आउट कर जाती है और फेंस में भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस्टी उसे रोकती है। अर्वन कहता है कि सभी को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तब उन्हें पता चलता है कि येस्ट पहले ही स्वॉर्म्स के बारे में बहुत नॉलेज रखता है। कॉन्वर्सेशन तब इंटरप्ट होती है जब एक टेरिफाइंग क्रिएचर जमीन से निकलता है, अपनी ब्रांच लाइक बॉडी को शेक करता है और फिर छिप जाता है। अर्वन एक्सप्लेन करता है कि इसे सॉविल्ड कहते हैं और यह वाइब्रेशंस को सेंस करता है, जिससे इसे अटैक करने में मदद मिलती है। इसके बाद अर्वन बॉक्स खोलता है और प्रिजनर्स सप्लाईज के लिए एक दूसरे को पुश करने लगते हैं। अर्वन सिर्फ एक नाइफ उठाता है और क्रिस्टी से कहता है कि जो उसने उठाया है उसे छोड़ दे, क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं है। अचानक येस्ट बॉक्स बंद कर देता है और कहता है कि कोई भी स्वॉर्म्स में सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए सबको उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन अर्वन और क्रिस्टी ग्रुप के साथ जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे आइलैंड्स को ढूंढना चाहते हैं जिन पर येस्ट का विश्वास नहीं है। बिफोर लीविंग अर्वन अपने और क्रिस्टी के हिस्से की सप्लाईज मांगता है, लेकिन येस्ट मना कर देता है। तब अर्वन किम को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि उसे मार देगा, जिससे सभी गार्ड्स द्वारा शूट कर दिए जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर हमला करना रूल्स के खिलाफ है। येस्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उनकी फूड और टूल्स उन्हें दे देता है। लेकिन अर्वन उसे सरप्राइज करता है जब वो बॉक्स खुद मांग लेता है। अर्वन कहता है कि वो बॉक्स के बदले अपना सारा खाना देने को तैयार है। येस्ट इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसका ग्रुप अपनी सप्लाईज बैग्स में डालकर निकलने लगता है। क्रिस्टी चाहती है कि मारिया उनके साथ आए, लेकिन अर्वन मना कर देता है, ये समझाते हुए कि मरिया अनस्टेबल है और केवल उन्हें स्लो करेगी। अर्वन को यकीन है कि मरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वह इसे येस्ट की प्रॉब्लम बनने देना चाहता है। अर्वन डिटेल्स शेयर करता है कि सर्वाइवल के लिए एक टीम ऑफ 2 सबसे परफेक्ट होती है। क्रिस्टी समझ जाती है कि अर्वन इस प्लान के बारे में पहले से सोच रहा था और उसे कैलकुलेटर बुलाती है। अर्वन क्रिस्टी को अपने से आगे चलने के लिए कहता है, क्योंकि वह लाइटर है, जिससे डीप स्वॉर्म्स का पता लग सके बिना फंसे। अर्वन एक रोप से बॉक्स को अपनी बॉडी से बांधकर ड्रैग करता है। कुछ घंटे चलने के बाद लेलो उनके पास आती है और उनके साथ चलने की परमिशन मांगती है, यहाँ तक कि अपनी सप्लाईज शेयर करने का वादा करती है। अर्वन ऑप्शंस पर विचार कर ही रहा होता है कि अचानक कोई उन पर फायर कर देता है। अर्वन और क्रिस्टी रॉक्स के पीछे छिपने के लिए भागते हैं और जल्द ही फायर रुक जाता है। लेलो को कोई चोट नहीं लगती, जो बताता है कि शूटर अर्वन को निशाना बना रहा था। अर्वन लेलो से कहता है कि वह चली जाए, क्योंकि वह अटैक का रीजन है। गुस्से में लेलो अपने ग्रुप के पास लौट जाती है। इसके बाद क्रिस्टी और अर्वन जमीन पर क्रॉल करते हुए अपनी जर्नी जारी रखते हैं, बॉक्स को पीछे शील्ड की तरह यूज करते हुए। क्रिस्टी बॉक्स पर कुछ वियर्ड छोटे क्रीचर्स को नोटिस करती है, लेकिन अर्वन उसे अश्योर करता है कि वे पीसफुल हैं। जब वे मैग्नेटिक रिज क्रॉस कर लेते हैं तो अर्वन खड़ा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डिवाइसेस काम नहीं करते। अर्वन कुछ रॉक्स के पीछे छिपकर दूसरी ग्रुप पर स्पाई करता है और कंफर्म करता है कि वे उसके ट्रेल को फॉलो कर रहे हैं। वो ये भी नोटिस करता है कि एक प्रिजनर गायब है। तभी एक लाइट इंडिकेट करती है कि फैसिलिटी का कैनन फायर हुआ, जिसका मतलब है कि एक आदमी पीछे रुका और मारा गया। क्रिस्टी सोचती है कि क्या आइलैंड्स रियल हैं, और अर्वन कहता है कि कैप्टन द्वारा फेंस से उसे मारने की कोशिश इस बात का प्रूफ है। अर्वन कहता है कि अगर प्रिजनर्स के पास सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था तो कैप्टन उसे मारने की कोशिश में टाइम बर्बाद नहीं करता। अर्वन बार बार कहता है कि वह स्वॉर्म्स को अच्छे से जानता है, लेकिन वह वहाँ कभी नहीं गया, जो क्रिस्टी को कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। फैसिलिटी में कैप्टन प्रेसिडेंट से बात करता है, जो अर्वन को मारने में फेल होने पर नाराज है। तभी रिवील
होता है कि शूटर मेशास था, जो पीछे रुका प्रिजनर था। वो वास्तव में एक अंडरकवर गार्ड था और कैनन ने उसे कभी नहीं मारा। ये सब एक दिखावा था। कुछ समय बाद क्रिस्टी और अर्वन आराम करने और पानी पीने के लिए रुकते हैं। उसी समय एक इलेक्ट्रीफाइड टेंटिकल जमीन से निकलता है और क्रिस्टी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्वन अपनी क्लोक के साथ उस पर कूद जाता है। टेंटिकल वापस फाइट करता है, अर्वन के शरीर को रैप कर लेता है और उसकी चेस्ट को स्लैश कर देता है। फॉलोइंग अर्वन्स इंस्ट्रक्शंस, क्रिस्टी नाइफ उठाकर क्रिएचर के बॉटम पर कट करती है, जिससे अंडरग्राउंड क्रिएचर वापस रिट्रीट कर जाता है। अर्वन डिसाइड्स करता है कि वो सेवर्ड टेंटिकल को वेपन की तरह यूज करेगा। इसके बाद क्रिस्टी अर्वन की वूंड को क्लीन करती है और अपना क्राइम एडमिट करती है, उसने मर्डर किया था। क्रिस्टी बताती है कि उसने डिवोर्स परमिट के लिए अप्लाई किया था और गवर्नमेंट वर्कर ने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की, जिससे उसने सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया। उनकी बातचीत इंटरप्ट होती है जब जेस का ग्रुप वहां पहुंचता है। जेस बॉक्स को स्टील करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्वन टेंटिकल को विप की तरह यूज करके उसे रोकता है। जेस का ग्रुप पीछे हट जाता है और अर्वन और क्रिस्टी अपनी जर्नी जारी रखते हैं। कुछ घंटों बाद अर्वन नोटिस करता है कि जेस और उसके लोग अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। क्रिस्टी सोचती है कि अगर जेस आइलैंड्स में बिलीव नहीं करता तो उसका ग्रुप कहां जा रहा है। अर्वन थियराइज करता है कि वे रॉटन शोल की तरफ जा रहे हैं, जो एक पुराना प्रिजन है जहां सोशल आउटकास्ट रहते हैं। अचानक अर्वन देखता है कि एक 100 वर्ड जमीन से बाहर आ रहा है और क्रिस्टी को बिना हिले डुले लेटने के लिए कहता है। जेस का ग्रुप चलता रहता है, जिससे 100 वर्ड उनकी वाइब्रेशन सेंस करता है और अपनी ब्रांचेस ऊपर भेजने लगता है। जेस आखिरकार सबको फ्रीज करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 100 वर्ड पूरी तरह से बाहर निकलता है और अटैक करता है। ज्यादातर प्रिजनर्स इसे डॉज कर लेते हैं, लेकिन मारिया और चॉप ब्रांचेस में फंस जाते हैं। चॉप के पास लकीली एक नाइफ होता है, जिससे वो ब्रांच को काटकर खुद को फ्री कर लेता है। हालांकि क्रिएचर रिजेनरेट होकर उनके सामने एक मॉन्स्टरस स्ट्रक्चर बना लेता है। येस्ट सबको स्टिल रहने की याद दिलाता है, लेकिन चाइम डरकर भाग जाता है। एक ब्रांच उसे एंकल से पकड़ लेती है और मेन बॉडी उसे अपनी अंडरग्राउंड लेयर में ले जाती है। दूसरी ब्रांचेस भी गायब हो जाती हैं। क्रिस्टी अर्वन को इस बात के लिए ब्लेम करती है कि उसने दूसरों को क्रिएचर के बारे में वार्न क्यों नहीं किया। अर्वन उसे याद दिलाता है कि उनकी प्रायोरिटी सर्वाइवल है और उसे आगे बढ़ने के लिए फोर्स करता है। फैसिलिटी में प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को निर्देश देता है कि वे अर्वन को पकड़कर लाएं और उसे एडवाइजर कहकर बुलाता है। अगर वे फेल हुए तो प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को भी प्रिजनर्स बना देगा। कुछ समय बाद जब ड्यूओ आराम कर रहा होता है, क्रिस्टी एक स्ट्रेंज साउंड सुनती है और देखती है कि एक ह्यूज स्वॉर्म ऑफ स्मॉल क्रीचर्स उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अर्वन उसे रोककर वापस खींच लेता है। जब एक क्रिएचर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो अर्वन उसे विप से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो क्रिस्टी को बॉक्स के अंदर ले आता है। क्रीचर्स जल्द ही उनके स्पॉट पर पहुंचते हैं और बॉक्स पर स्टॉम्प करते हैं, जिससे ये जोर से हिलने लगता है। हालांकि बॉक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टूटता नहीं और उन्हें सुरक्षित रखता है। जब वे कंफर्म कर लेते हैं कि खतरा खत्म हो गया है तो ड्यूओ बाहर आकर अपनी यात्रा बॉक्स के बिना जारी रखता है। जल्द ही वे स्वॉर्म्स तक पहुंचते हैं और पोल्स का यूज करके जमीन चेक करते हैं ताकि वे सिंकिंग से बच सकें। इस बीच यस्ट का ग्रुप भी एरिया में पहुंचता है और मारिया को प्रॉपर पेस से चलने में दिक्कत हो रही होती है। यस्ट अनाउंसेस करता है कि वे ब्रेक लेंगे, जिससे लेलो प्रोटेस्ट करती है। वह कहती है कि इससे वे अर्वन के ट्रेल को लूज कर देंगे, लेकिन यस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्से में लेलर अपनी रोप का एंड काट देती है और अकेले निकलने की कोशिश करती है। जल्द ही यस्ट लेलर का पीछा करता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता और एक स्वॉम्प होल में गिर जाता है। लेलर उस पर हंसती है जब वो मदद के लिए गिड़गिड़ाता है और चॉब उसे बचाने के बारे में सोचता है, लेकिन लेलर उसे रोक देती है। वो समझाती है कि अर्वन राष्ट्रपति के लिए एक एडवाइजर था और उसके पास इस क्षेत्र के बारे में सभी जरूरी जानकारी है, इसलिए उन्हें अर्वन का पीछा करना चाहिए, न कि यस्ट का। ग्रुप का अधिकांश हिस्सा इस विचार से सहमत होता है और लेलर के साथ चला जाता है, लेकिन यान रुककर यस्ट को गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करता है। कुछ समय बाद शाम को अर्वन कुछ कीट पकड़कर कच्चा खा जाता है और क्रिस्टी को भी इसे खाने के लिए कहता है यदि वो जीवित रहना चाहती है। क्रिस्टी ये करती है, भले ही वो स्वाद को घिनौना पाती है, और अर्वन बताता है कि अगर उन्हें उबाल कर खाया होता तो वो और भी खराब होता। आराम करते समय अर्वन आखिरकार बताता है कि वो क्यों कैद हुआ था। लेलर सही थी, वह पहले राष्ट्रपति का सलाहकार था और उसे उस वक्त पकड़ा गया जब उसने कुछ जानकारी लीक करने की कोशिश की थी जो सिस्टम में भ्रष्टाचार को साबित कर सकती थी। अंत में अर्वन ने खुद को समर्पित कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह जानबूझकर निर्वासन में भेज दिया जाएगा। अर्वन को पता था कि सिस्टम बिना उसके काम नहीं कर सकता था, इसलिए गायब होना ही उसे नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका था। फैसिलिटी में कप्तान पता लगाता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसके कारण संचार उपग्रह विफल हो गए हैं। हालांकि कोई भी इसे फिर से चालू नहीं कर सकता क्योंकि अर्वन ही एकमात्र है जिसे कोड पता है। कुछ समय बाद लेलर का ग्रुप दो लोगों को पास में देखता है और यह सोचकर उनके पास जाता है कि यह अर्वन और क्रिस्टी होंगे, लेकिन ये पता चलता है कि वे दो ऐसे कैदी हैं जो वहां हमेशा के लिए फंसे हुए थे और इंसानियत छोड़कर मांसाहारी बन गए थे। वे तुरंत ग्रुप पर हमला करते हैं और मारिया को पकड़ लेते हैं, जबकि बाकी लोग भाग जाते हैं। क्रिस्टी दूर से मारिया की चीखें सुन सकती है और उसे वापस
वापस जाने का मन करता है, लेकिन अर्वन उसे रोकता है क्योंकि यह खतरनाक है। मारिया की चीखें तब रुक जाती हैं जब कैनिबल्स उसे एक पत्थर से मार देते हैं। इसके बाद क्रिस्टी एक पल के लिए दुख करती है और सोचती है कि कोई ऐसा भयावह दंड कैसे सोच सकता है, तो अर्वन ये स्वीकार करता है कि यह उसका किया हुआ था। क्रिस्टी उसे राक्षस मानती है, लेकिन अर्वन ये बताते हुए कहता है कि जब ये कानून घोषित किया गया था तो किसी ने इसके खिलाफ विरोध नहीं किया, तो सामान्य जनसंख्या भी उतनी ही भयानक है जितना वह है। एक गुस्साई क्रिस्टी उसे अपमानित करती रहती है, कहती है कि अर्वन अब जागा है, बहुत देर हो चुकी है। अपनी खुद की गिल्टी का सामना करते हुए अर्वन भाग जाता है और एक क्रिएचर का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है, उम्मीद करते हुए कि वो खुद को खत्म कर लेगा। कुछ नहीं आता और अर्वन सोचता है कि शायद यहाँ तक कि राक्षस भी उसे नहीं चाहते, इसलिए वो क्रिस्टी को मार्गदर्शन देने के लिए सहमत हो जाता है। फिर भी गुस्साई क्रिस्टी ये स्वीकार करती है कि कप्तान ने उसे अर्वन को मारने के बदले आजादी दी थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। इस बीच यस्ट और यान लेलो के ग्रुप को ढूंढ लेते हैं और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यस्ट लेलो को गले से पकड़ लेता है तो वो आखिरकार सब कुछ बता देती है। कप्तान ने उसे अर्वन को मारने के बदले आजादी दी थी। उसकी बात की पुष्टि करने के लिए वैलेंटाइन उसके शरीर पर एक स्कैनर चलाता है और लेलो के टखने पर एक ट्रैकर पाता है। यस्ट ये घोषणा करता है कि उन्हें इसे काटना होगा, लेकिन तभी लेलो भागने की कोशिश करती है और अचानक गिर जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक जाले जैसे क्रिएचर का अपने पैर से चिपके हुए होना दिखाई देता है। जल्द ही और भी स्ट्रैंड्स जमीन से बाहर निकलने लगती हैं और लैला को पूरी तरह से ढक लेती हैं, जिससे वह न हिल सकती है और न सांस ले सकती है। यस्ट फिर से समूह पर नियंत्रण हासिल कर लेता है और वे उस स्थान को छोड़ देते हैं, जबकि ट्रैकर संदेश भेजता है कप्तान को। कप्तान खुश होता है ये जानकर कि लेलो मर चुकी है और वह ये भी बताता है कि उसके पास एक पुराने जमाने की बंदूक है जो स्वयं क्षेत्र में काम करेगी, इसलिए वो मेशास को उसे लेकर भेजता है। वहीं यस्ट के समूह में वे देखते हैं कि वैलेंटाइन जमीन पर एक बैग पाता है और उसे खोलता है। बैग से एक काले रंग का पदार्थ बाहर निकलता है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे वो तुरंत मर जाता है और उसके चेहरे की मांस को भी खा जाता है। कुछ पल बाद यान क्रिस्टी और अर्वन के पास आता है और बताता है कि उसने अपने समूह को छोड़ दिया है। अर्वन उसे नहीं मानता और वो सही साबित होता है जब एक वस्तु उसके सिर पर मारी जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब अर्वन होश में आता है तो वह पाता है कि उसे और क्रिस्टी को बाकी 3 कैदियों ने पकड़ लिया है। यस्ट समझाता है कि वे रॉटन शोल के प्रवेश द्वार के पास हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने के लिए एक योजना की जरूरत है, वरना वे घेर लिए जा सकते हैं। अर्वन चाहता है कि क्रिस्टी बिना उसके जाए, लेकिन वो मना कर देती है और उसे चुम लेती है। इसके बाद यस्ट अर्वन को अपने कंधे पर उठाता है और अधिकारी को ढूंढने जाता है ताकि वो किसी सौदे के लिए बातचीत कर सके। रॉटन शोल में मेशास और 2 अधिकारी आते हैं। वे कुछ कैदियों को बेहोश करते हैं और एक अन्य से पूछताछ करते हैं, जो कसम खाता है कि हाल ही में कोई नया नहीं आया है। अचानक अंधेरे में एक क्रॉसबो को चलाया जाता है, जिससे एक अधिकारी मारा जाता है। मेशास और दूसरा गार्ड तुरंत जवाबी गोलीबारी करते हैं, जिससे कई कैदी मारे जाते हैं और आधे कमरे को नष्ट कर देते हैं। बाहर चॉप अकेला घूम रहा होता है और जल्द ही 100 वर्ड की शाखाएं उसे घेरने लगती हैं। जब अधिकारी बाहर आकर शोर की जाँच करता है तो 100 वर्ड उस पर हमला कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। लड़ाई में उसकी बंदूक अनजाने में गोली चला देती है और बेतरतीब गोलियां चॉप के कंधे को घायल कर देती हैं। बंदूक गिर जाती है और जीप उस अधिकारी के साथ भूमिगत लुक जाता है। इस बीच यस्ट और अर्वन एक गुप्त सुरंग के जरिए रॉटन शोल में प्रवेश करते हैं। यस्ट अर्वन को छुपा देता है और एक अन्य कमरे में जाकर मेशास से मिलने जाता है सौदे के लिए। मेशास सहमत हो जाता है और अपनी बंदूक को एक गारंटी के रूप में देता है। जब यस्ट उसे अर्वन दिखाने ले जाता है तो वह पहले ही वहाँ से गायब होता है। मेशास अपना स्कैनर इस्तेमाल करता है ताकि अर्वन का स्थान ढूंढ सके, लेकिन वो इसे अपने पास रखता है। यस्ट आगे बढ़ता है और खोज शुरू करता है, जबकि मेशास उसे गोली मारने के लिए तैयार होता है। यस्ट ये सुन लेता है और पहले गोली चला देता है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं होती और मेशास उसे 2 गोलियां मारकर गिरा देता है। इसके बाद मेशास पर्दे के पीछे छुपे हुए अर्वन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके स्कैनर द्वारा पकड़े गए लोग यान और क्रिस्टी होते हैं। यान को मारने के बाद मेशास क्रिस्टी को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि यदि अर्वन बाहर नहीं आता तो वो उसे भी मार डालेगा। उसी समय चॉप भी बिल्डिंग में घुसने में सफल हो जाता है और दूसरे गार्ड की बंदूक लाता है। वो अर्वन से मिलता है और वे एक योजना बनाते हैं। वे छिपने से बाहर आते हैं और अर्वन ये स्वीकार करता है कि वह क्रिस्टी के बदले आत्मसमर्पण कर देगा। मेशास उसे छोड़ देता है, लेकिन जब चॉप अर्वन को गोली मारने की योजना के तहत हमला करने वाला होता है तो यस्ट वापस आता है और मेशास को पीछे से सिर में छुरा घोंप देता है। जब वो मर रहा था तो उसने गलती से अपनी बंदूक चला दी और क्रिस्टी को लगा, लेकिन शुक्र है कि यह केवल एक सेडेटिव था, असली गोली नहीं। इसके बाद इरविन ने युस्त का धन्यवाद किया, जो बहुत दर्द में था। उसने मटियास की जहर की गोली मांगी और इरविन ने उसे एक शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए दी। कुछ समय बाद क्रिस्टी, इरविन और चोप समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और छोटे छोटे द्वीपों को देखते हैं जिन पर कुछ भी नहीं था। चोप को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है,
लेकिन इरविन को यह महसूस होता है कि ये द्वीप असली नहीं है, ये सिर्फ दलदल की परतें हैं जो उनके वजन को सहन करने में सक्षम हैं। तीनों एक द्वीप का चयन करते हैं और अपनी पोलों का उपयोग करते हुए इसे किनारे से दूर धक्का देते हैं, उम्मीद करते हुए कि यह उन्हें उनकी स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। सुविधाओं में राष्ट्रपति कप्तान को उसकी असफलता के लिए फटकार रहा है। जब सिस्टम बंद होने लगते हैं, कप्तान एक और अधिकारी को इरविन का पीछा करने के लिए भेजता है, उम्मीद करते हुए कि वे अभी भी उसे पकड़ सकते हैं। कैदियों की ओर लौटते हैं। चोबिया महसूस करता है कि उसका घाव बंद नहीं हो रहा और अगर यही हाल रहा तो वो जल्दी मर जाएगा। इंतजार नहीं करने का मन बनाकर वह समुद्र में कूद जाता है और दूसरों को अलविदा कहता है, इससे पहले कि एक जीव उसे पानी के नीचे खींचकर खा जाता है। कुछ घंटे बाद जोड़ी एक विमान में अधिकारी द्वारा पाई जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सिस्टम फिर से बिना कोड के काम करना बंद कर देता है और विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर जल्दी डूब जाता है। जोड़ी समझ जाती है कि इरविन की योजना काम कर गई और सरकार का सिस्टम गिरने जा रहा है, तो वे खुशी मनाते हैं। उनकी खुशी तभी रुक जाती है जब वे एक झरने को देखते हैं। इरविन के वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वो और क्रिस्टी एक कोकून बनाते हैं और पानी में डूबते हुए अपनी सांस रोक कर रखते हैं। कुछ समय बाद लहरें जोड़ी को एक दूसरे किनारे पर फेंक देती हैं, जो खाली सा लगता है। इरविन जानता है कि यहाँ एक छुपा हुआ सैन्य सुविधा है, लेकिन उसे पासवर्ड का आखिरी अंक नहीं पता है क्योंकि केवल 2 प्रयास ही होंगे। इरविन रेत पर संभावनाओं की गणना करता है, लेकिन क्रिस्टी कहती है कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा कोड डालने से पहले कही गई अंतिम बात पर विचार करना चाहिए। इस सलाह का पालन करते हुए इरविन नियंत्रण पैनल के पास जाता है और पहले एक गलत कोड दर्ज करता है ताकि यह पुष्टि हो सके कि सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है। फिर वो राष्ट्रपति द्वारा कही गई अंतिम संख्या का उपयोग करके कोड दर्ज करता है, जो सफलतापूर्वक एक प्रवेश द्वार को खोलता है। जोड़ी अंदर जाती है और एक विमान को पाती है जो ग्रह से जाने के लिए तैयार है। हालांकि इरविन कहता है कि इसमें केवल एक सीट है, तो क्रिस्टी को उसके बिना जाना चाहिए। क्रिस्टी कहती है कि वो उसके साथ रहना पसंद करेगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है और उसे चुमती है। कुछ मिनटों बाद जोड़ी विमान में साथ बैठकर ग्रह छोड़ने के लिए तैयार होती है। अंततः वे एक नए ग्रह पर पहुंचते हैं और फ्री वर्ल्ड्स की लीग को XD-59 के सिस्टम में हुई क्रूरता के बारे में जानकारी मिलती है। उनके कारण शांति रक्षा बलों को उस ग्रह के नागरिकों को मुक्त करने के लिए भेजा जाता है और 10 वर्षों में एक नया सिस्टम शुरू होता है, लेकिन यह एक बदतर सिस्टम साबित होता है। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें।